नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीआई टैग क्या होता है, इसे कौन प्रदान करता है और फिर किस राज्य के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। और फिर इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जरूर लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह मैं रोजाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीआई टैग आखिर क्या है। तो दोस्तों, जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दोस्तों भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। दोस्तों, यह टैग लागू करने का मकसद यह था कि भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली अगर कोई विशिष्ट वस्तु है तो उससे संबंधित राज्य को यह अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और फिर आगे है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाए जाने वाली वस्तुओं को दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस भी वस्तु को अगर जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो एक ब्रांडिंग हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसका गैर कानूनी रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसे ये मान्यता मिलती है। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट को ये मान्यता मिलती है, जिसे भी जीआई टैग मिलता है, वो प्रोडक्ट को बेचने का हक सिर्फ उसी को होता है। अगर दूसरा व्यक्ति अगर इसे बेचने का काम करता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी वस्तु को जीआई टैग किस आधार पर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। तब यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और अच्छी पैदावार निर्धारित राज्य की है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो उसकी पहले जांच होती है क्वालिटी और गुणवत्ता की, और फिर उससे यह तय किया जाता है कि यह खास वस्तु किसी खास राज्य से बिलोंग कर रहा है। तब फिर उस राज्य को इसका जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और फिर इसके साथ ही यह भी तय किया जाता है कि भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार में कितना हाथ है। ये सारी बातें जीआई टैग प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करना काफ़ी जरूरी है। और फिर इसके अलावा कई बार किसी खास वस्तु की पैदावार एक विशेष स्थान पर ही संभव होती है और इसके लिए वहाँ की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने तक कारीगरों तक का हाथ होता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है जीआई टैग प्रदान करने के दौरान। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, भारत में जीआई टैग से किसी खास फसल, प्राकृतिक और भारत में निर्मित सामानों को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाए जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा बासमती चावल के साथ हुआ था। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का अधिकार है और इन सभी को बासमती चावल का जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये बातें भी इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीआई टैग कैसे हासिल किया जाता है या फिर किसी वस्तु को जीआई टैग कैसे प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। कहाँ पर? चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसका अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिए जाते हैं। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों तक यह जीआई टैग मान्य होता है और फिर जिसके बाद इन्हें फिर रिन्यू करवाना पड़ता है। यानी कि जब एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो ये 10 साल के लिए इसका वैलिडिटी होता है और ये फिर 10 साल के बाद ये आउट ऑफ डेट हो जाता है। फिर इसके बाद दोबारा से इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और दोस्तों, वहीं पर अगर जीआई टैग की शुरुआत की बात करें तो जीआई टैग सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। आप ये ध्यान में रखें, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था और किस वस्तु को दिया गया था, किस राज्य को। तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया था दार्जिलिंग चाय के लिए 2004 में। ये डेट भी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। हालांकि दोस्तों, जीआई टैग का लिस्ट काफ़ी लंबा है। अभी तक भारत में
लगभग 300 से अधिक वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीआई टैग क्या है, और फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साल 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था जीआई टैग। और दोस्तों, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, आपको याद रखना है कि कर्नाटक एकलौता ऐसा राज्य है जिसको 40 जीआई टैग मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों तथ्य, कि पहली बार दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था जीआई टैग, और फिर कर्नाटक एकलौता ऐसा राज्य है जिसके पास सर्वाधिक 40 जीआई टैग है। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखें। और फिर आगे है, जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है, और इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही देश विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं, और इस कारण टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी वस्तु को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, और इस वजह से उसका एक्सपोर्टिंग क्षमता भी बढ़ जाता है, यानी कि दूसरे देश में से भेजा जाता है या फिर कहीं और बाहर भेजा जाता है। तो और फिर इसके अलावा अगर बात करें तो इसे खरीदने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। अगर इसे विशिष्ट पहचान मिल जाता है, ये अपना एक अलग पहचान बनाता है, ये अपने आप में एक खास वस्तु हो जाता है, तो इसे खरीदने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, और फिर इस वजह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और फिर अगर वहीं पर बात करें, किसी भी राज्य में ये विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, लेकिन जीआई टैग मिल जाने के बाद बढ़ी हुई एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावनाएं इन किसानों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। और फिर आगे है, फसल उगाने वाले किसान और फिर वस्तु बनाने वाले कारीगर, ये सभी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। दोस्तों, ये सभी जो भी फसल उगाते हैं या फिर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, अगर इस वस्तु को विशिष्ट पहचान यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जाता है, यानी कि जीआई टैग अगर मिल जाता है, तो जीआई टैग मिलने के बाद इनसे एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है, और इस वजह से किसानों और कारीगरों को भी आर्थिक रूप से मदद मिलता है। तो आप इन सारे बातों को अपने आंसर में शामिल करें। अगर ये प्रश्न बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो आप अपना आंसर इसी प्रकार से लिखेंगे। हालांकि आप अपने शब्दों की सीमा को अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बंधन नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि बिहार में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है मधुबनी पेंटिंग। हालांकि इसका वास्तविक नाम है मिथिला पेंटिंग, मगर इसको टैग जो मिला है जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग के नाम से मिला है। दोस्तों, इसके अंतर्गत मिथिलांचल की स्त्रियां विभिन्न पर्व त्यौहार आदि में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर घर की दीवार तथा आंगन का कोना कोना सजाया करती थी, और इस शैली में जिस रंगों का प्रयोग किया जाता था वो प्राकृतिक रंगें होती थी, और उन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग को, ये बिहार सरकार की कोशिशों के बावजूद मिला है, और ये टैग नंबर 36 है, 36। आप इसे याद रखें कि मधुबनी पेंटिंग का जो जीआई टैग मिला है ये टैग नंबर है 36 यानी कि 36। और इस प्रकार जीआई टैग मिलने के बाद मधुबनी पेंटिंग देश विदेश में काफ़ी मशहूर हो चुका है। तो दोस्तों, यह टैग किसी और को नहीं मिल सकता, यह टैग मधुबनी पेंटिंग को बिहार को मिल चुका है। अब ये इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इस पर मुख्य रूप से बिहार का अधिकार हो चुका है। तो आप इसे ध्यान में रखें, यह टैग जो टैग मिला है यह टैग नंबर है 36। और फिर दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है भागलपुरी सिल्क। भागलपुर का तसर सिल्क देश और विदेश में काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, आज भी इसका प्रभुत्व वहाँ पर बरकरार है, आज भी भागलपुर सिल्क और वहाँ के बुनकरों की पहचान है। और फिर इसे जीआई टैग जो मिला था वो मिला था 2013 में। आप इसे याद रखें, इसे जीआई टैग 2013 में मिला था। और फिर दोस्तों, इस लिस्ट में अगला है एप्लिक यानी कि कटवा वर्क ऑफ बिहार। दोस्तों, एप्लिक का काम मुगल काल से ही होता रहा है। इसके द्वारा बने सामान का उपयोग राजा महाराजाओं तथा ऊंचे दर्जे के लोगों द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत एक कपड़े को दूसरे के ऊपर जोड़कर तथा काटकर नमूने तैयार किए जाते थे, और इसके द्वारा शामियाना तथा तंबू इत्यादि बनाए जाते थे। दोस्तों, वैसे तो ये एप्लिक वर्क यानी कि कटवा वर्क बिहार के अलावे गुजरात और उड़ीसा में भी काफ़ी मशहूर था, लेकिन इसका जीआई टैग जो मिला है वो बिहार को मिला है। और यह टैग का आवेदन किसने किया था? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने ये आवेदन किया था, और इसका जो टैग मिला जीआई टैग ये बिहार को मिला है। और फिर दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार। दोस्तों, बिहार का सिक्की आर्ट भी कम मशहूर नहीं रहा है। दोस्तों, मिथिला में शादी के समय लड़कियों की विदाई में सिक्की से बने सामान दिए जाते हैं, और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। और मैं आपको बता दूं, सिक्की एक प्रकार का घास होता है जिसे कि लपेटकर और रंग कर विभिन्न प्रकार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि टोकरियाँ, दौरे, बक्से इत्यादि। और इसके अलावा घड़े भी बनाए जाते हैं।
तो इन सारे बातों को आप ध्यान रखें। सिक्की से ये सारी वस्तुएं का निर्माण होता है, जो मिथिला में खास कर ये सारी चीज़ें प्रचलित है और शादी विवाह में लड़कियों की विदाई के समय ये प्रस्तुत किया जाता है, लड़की को दिया जाता है। दोस्तों इसके द्वारा बनी गई डालियाँ जो भी वस्तुएं का निर्माण होता है, इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस वस्तु के निर्माण में बिहार को 2 बार जीआई टैग मिला है। आप इसे याद रखें कि इस वस्तु के निर्माण में सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार में बिहार को भारत सरकार द्वारा 2 बार जीआई टैग मिला है। तो ये इसका भी आवेदन जो करता है, इसका आवेदन भी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मैंने आपको अभी पहले बताया तीसरे नंबर वाले में कि एप्लिक यानी कि कटवा वर्क ऑफ बिहार को जो जीआई टैग मिला है, उसका भी आवेदन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। और फिर यहाँ पे जो ये सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ आर्ट, इसका भी आवेदन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। और फिर दोस्तों इन सब के अलावा बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसे याद रखें कि बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और वहीं पर जर्दालू आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही मगही पान, एक पान का प्रकार है जो बिल्कुल दिल के आकार का होता है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन तीनों वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाही लीची, मगही पान और फिर जर्दालू आम, ये तीनों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और फिर दोस्तों इन सब के अतिरिक्त बिहार में सिलाव खाजा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आप इन सारे बातों को ध्यान रखें। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, जीआई टैग जो होता है इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपको मदद करेगा। ये चैनल हमेशा आपकी सफलता में आपके साथ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।